नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर रहती है आपकी नजर। न्यूज पंच में करेंगे खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच में रहेगी जिन खबरों पर हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में सबसे पहले आपको लेकर के चलेंगे पंजाब। क्या हार मान गए हैं मान? विस्तार से आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में, क्यों हम हार का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर जो न्यूज पंच में हमारी होगी वो होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में बदमाशों की शामत। जी हां, आपको यहाँ की खबर से भी रूबरू कराएंगे कि आखिर किसका हुआ है एनकाउंटर। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी एक और खबर होगी वो होगी खेल जगत से जुड़ी हुई, और आपको बताएंगे कि फीफा छोटे देश का बड़ा डेब्यू। जी हाँ, किस देश की हम बात कर रहे हैं, विस्तार के साथ आपको बताएंगे न्यूज पंच के दौरान। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पंजाब सरकार की, और आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब सरकार ने किस तरह से लिया है यू टर्न। दरअसल पंजाब सरकार ने वीबी रामजी योजना लागू करने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार ने स्कीम लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले इसी पंजाब सरकार ने वीबी रामजी योजना के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया था। आखिर क्या है इस बदलाव के मायने, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले एक नजर पंजाब सरकार के इस यू टर्न पर। तो पंजाब सरकार ने लिया है यू टर्न। आपको बता दें वीबी रामजी योजना को लेकर के यू टर्न लेती हुई पंजाब सरकार यहां पर नजर आई है। मान सरकार ने अपना रुख बदला है। पंजाब में वीबी रामजी योजना लागू होगी। 1 जुलाई से इस योजना को लागू किया जाएगा। अचानक से मान सरकार ने आखिर ये यू टर्न क्यों लिया है, ये समझने वाली बात है। सरकार ने जारी कर दी है अधिसूचना, और पहले खुलकर इस पूरे वीबी रामजी कानून का विरोध किया गया था पंजाब सरकार की तरफ से। विधानसभा में भी इसका विरोध किया गया था। विधानसभा में भी विरोध के स्वर गूंजते हुए नजर आए थे और योजना के खिलाफ प्रस्ताव तक पास कर दिया था। लेकिन अब लिया है मान सरकार ने यू टर्न और जारी कर दिया है गजट नोटिफिकेशन। योजना के खिलाफ पहले प्रस्ताव पास किया, लेकिन अब पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर है क्या ये वीबी रामजी योजना। विस्तार से इस योजना के बारे में एक बार फिर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार की ये नई ग्रामीण रोजगार योजना है, और आपको बता दें कि वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की ये सीधे तौर पर गारंटी प्रदान करती है। गांव में रोजगार बढ़ाना इस पूरी योजना का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण परिवारों को इससे किस तरह से ज्यादा लाभ मिल सकता है, इसकी चिंता इस पूरे कानून के तहत की गई है। तो ग्रामीण परिवारों को कैसे ज्यादा काम मिल सकता है, लोगों की आजीविका को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर इस पूरे कानून में फोकस किया गया है। 1 जुलाई से ये जो योजना है ये गांव के विकास पर जोर देते हुए लागू होगी, और इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों को इससे सीधा फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पंजाब सरकार ने आखिर यू टर्न किस तरह से और क्यों ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले पंजाब सरकार ने ही, इसी मान सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। विधानसभा में विरोध के स्वर भी गूंजे थे, प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया था। लेकिन अब अचानक से मान सरकार ने यू टर्न लिया है। पंजाब सरकार इस पूरे वीबी रामजी कानून को लेकर के अब यू टर्न लेती हुई नजर आई है। और आपको बता दें कि अब पंजाब में भी वीबी रामजी योजना को लागू किया जाएगा। 1 जुलाई से ये पूरी योजना लागू होगी। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं। गुरमीत, सरकार वही है, राज्य सरकार वही है, कानून वही है, फिर यू टर्न लिया गया, क्या मायने निकाले जाएं इस यू टर्न के? देखिए संध्या, ये दरअसल ऐसा है कि दिसंबर के महीने में 30 तारीख को पंजाब सरकार ने विधानसभा स्पेशल सेशन जो है वीबी रामजी की खिलाफत करने के लिए ही उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए निकाला था। और उस दिन मुख्यमंत्री ने कैटेगोरिकली विधानसभा में ये कहा था कि जितना भी जो दलित है, जो गरीब है, उनको बहुत नुकसान होगा। और उन्होंने अपने कई पॉइंट्स दिए थे, उसमें भ्रष्टाचार से लेकर और भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। मगर सीधे तौर पर पंजाब सरकार ने उस
दिन ये साफ किया था कि वो इसके अगेंस्ट है और मुख्यमंत्री ने कैटेगोरिकली कई बातें कही थी कि 14 घंटे की सिर्फ बहस हुई संसद में और ये कानून कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने राष्ट्रगान से लेकर ना जाने क्या क्या चीजें गिना दी कि पंजाब का नाम भी हटाया जा सकता है, मगर जो है फाइनली जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, लोकतंत्र है और उसके तहत जो है यूनियन का संसद का बनाया हुआ कानून जो है वो हर राज्य पर लागू होना ही होना है। तो अब 1 जुलाई से कानून लागू होने जा रहा है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पंजाब सरकार की ओर से और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सरकार अभी तक मना कर रही थी कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, इससे गरीब लोगों का बहुत नुकसान होगा, मगर दरअसल अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इसके बारे में बात की जाए तो 1 जुलाई से यदि पंजाब में गजट नोटिफिकेशन आज की तारीख में या कल परसों में लागू ना होता तो बहुत बड़ा नुकसान गरीब लोगों का होने वाला था, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल जो सेटअप है उसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। जो गरीबों को पैसा जाता है, जो पहले मनरेगा के तहत जाता था, जो अब बीबी जीराम जी के तहत जाएगा, वो दरअसल जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनको पैसा जाना बंद हो जाता। तो इसीलिए पंजाब सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। अब इसमें दरअसल बीजेपी द्वारा कई तरह के सवाल पंजाब सरकार पर खड़े किए जा रहे थे और सबसे बड़ा सवाल ये था कि पिछले 1 साल में मनरेगा के तहत जो मजदूर है पंजाब में, उनको ऑन एन एवरेज 26 दिन की दिहाड़ी मिली है। अब 100 दिन की जो है ओवरऑल रोजगार जो है मनरेगा के तहत दिया जाता है, उसमें 26 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। तो इसको अगर सरकार बढ़ाने की बात कर रही है तो आप क्यों नहीं बढ़ाने दे रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। इसके साथ ही जो बेरोजगारी भत्ता है, दरअसल इसका एक सेटअप जो मनरेगा के तहत था कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार मांगने के लिए आता है कि मुझे रोजगार चाहिए, अब उसे अगर 15 दिन तक रोजगार मुहैया नहीं करवाया जाता तो प्रोविजन ये था कि 15 दिन के बाद उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मगर बीजेपी के आरोप था कि पिछले कई सालों से पंजाब में बेरोजगारी भत्ता भी गरीबों को नहीं दिया गया। इसके साथ ही ऑडिट में कई तरह के मामले निकलकर सामने आए थे। ऐसा आरोप लगा था पंजाब सरकार पर कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें कि बड़े स्तर पर धांधलियां हुई हैं, ऑडिट में अनियमितताएं सामने आई हैं, महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मनरेगा में कम थी। अब दरअसल होगा ये कि अब जब ये बीबी जीराम जी योजना जब जमीनी स्तर पर लागू होगी तो उसमें जो है मॉनिटरिंग जो है वो डिजिटल तरीके से होने जा रही है। उसमें जीआईएस का प्रयोग होगा, उसमें जीपीएस का प्रयोग होगा, उसमें और भी कई तरह की टेक्निकल चीजें होंगी जो कि सीधे तौर पर ये देख सकेंगे कि आखिर ग्राउंड लेवल पर काम कौन कर रहा है। पहले ये होता था कि मॉनिटरिंग उस लेवल की नहीं थी, तो अब जो मॉनिटरिंग है वो उस लेवल की होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि पंजाब सरकार के बारे में से बात की जाए तो इस कानूनी खिलाफत तो कर रहे थे, मगर यदि देखा जाए संवैधानिक तौर पर कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, वो 3-4 पॉइंट्स पर ही, 3-4 काउंट्स पर ही किसी भी संसदीय कानूनी खिलाफत कर सकती है। या तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जो पंजाब सरकार ने किया, या फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, या फिर जो है वो जिस समय कानून बनाया जा रहा है उस समय अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकती है। तो यही 3-4 पॉइंट्स है, मगर 3-4 पॉइंट्स जो है वो काम नहीं आई, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दबाव पंजाब सरकार पर बड़े स्तर पर था कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लॉगर हेड जो है वहां पर क्रिएट हो जाएगा और उसमें नुकसान जो है वो गरीबों का होगा। अब इसमें दरअसल ये है कि जो नया प्रोविजन होगा पंजाब सरकार के पास जो गरीबों के लिए होगा वो डिमांड ड्रिवन वर्सेस नॉर्मेटिव एलोकेशन का होगा। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति आता था काम मांगने के लिए तो उसके लिए काम जनरेट किया जाता था। अब एक नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा, यानी कि एक मोटे तौर पर नीचे से ही जमीनी स्तर से जो है बजट का एक नॉर्मेटिव एलोकेशन सरकार की ओर से दिया जाएगा और वही जो है निश्चित तौर पर बीबी जीराम जी योजना के लागू होने से फायदा तो बहुत मिलने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से योजना भी लाई गई। लेकिन गुरमीत, यहाँ पर अगर हम राजनीतिक एस्पेक्ट से समझना चाहें तो जब खिलाफत की गई क्या तब कुछ और लाभ नजर आ रहे थे, और जब अब लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया तो अब कुछ और लाभ नजर आ रहे हैं क्या मान सरकार को? देखिए संध्या, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम पिछले 5-6-7 दिन में जो है एक तरह से सियासी भूचाल पंजाब में ला चुकी है। और उसी के तहत जो है अब जो भी डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में उसको बड़े सूक्ष्म तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, मगर इस डेवलपमेंट को भी बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, क्योंकि वही पंजाब सरकार है, वही मुख्यमंत्री है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अभी तक विरोध कर रहा था, जो अब तक ये कह रहा था कि राष्ट्रगान से पंजाब का नाम हटाया जा सकता है, गरीबों को बहुत नुकसान होगा, दलितों
गरीब को दलित से जोड़ दिया गया। मतलब कि हर तरह से जो है फायदा लेने की कोशिश की जा रही थी, मगर अब जो है वही जो है पूरी तरह से पलट जाएंगे और वही सरकार जो है अब वीबी राम जी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करेगी, सिर्फ और सिर्फ गरीब को यदि फायदा पहुंचे, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जितना भी ये सारा अभी कानून लागू होगा और उसके बाद इसमें जो है बेसिकली जो एक हिकअप जो है वो सरकार की तरफ से क्रिएट हो सकता था। और जब अभी तक भी लग रहा था कि शायद सरकार इस बात पर नहीं मानेगी और शायद पंजाब में भी एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो कि ममता बनर्जी सरकार में पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी, मगर फिलहाल जो है वो यहां पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। मगर एक सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा, उनकी ओर से एक बड़ा तीखा बयान जो है सीधे तौर पर निशाना साधा गया है मुख्यमंत्री भगवंत मान की, और उनकी ओर से कहा गया है कि जो सरकार अब से 6 महीने पहले तक तो उसका विरोध कर रही थी, कानून का योजना का विरोध कर रही थी, अब वो जमीनी स्तर पर उसे लागू कर रही है। क्या पंजाब सरकार, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री किसी बड़े दबाव में हैं? क्या वो पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई हैं उन डेवलपमेंट्स के चलते हुए किसी दबाव में है और उस दबाव में ये फैसला लिया जा रहा है? मगर सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर एक गरीबों का नुकसान होना था। तो फिलहाल जो केंद्र सरकार की ओर से जो योजना है, जो 125 दिनों का रोजगार गरीब व्यक्ति को मुहैया करवाने का एक टारगेट है, उसे जमीनी स्तर पर लागू करना एक वो कार्यक्रम है। और उसी को लागू करने के लिए पंजाब सरकार ने अब ये ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन निकाला है और इसके बाद अब 1 जुलाई से ये तय हो गया है कि ये जो पंजाब के गरीब हैं वो वीबी राम जी योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। और इसमें यहाँ पर ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब सरकार ने कैंपेन चलाया था पंजाब में, खासतौर पर कृषि प्रधान राज्य है, तो वहां पर दरअसल वीबी राम जी योजना के तहत एक बीच में 2-3 महीने की विंडो दी गई है जिन दिनों में रोजगार नहीं मिलेगा। और इसको एक ऐसे नेगेटिव तरीके से चलाया गया कि यहाँ पर देखिए जी रोजगार नहीं मिलेगा, अगर किसी गरीब को रोजगार चाहिए होगा, मगर उसको बड़े बड़े सूक्ष्म तरीके से यदि देखा जाए तो सिर्फ ये ध्यान में रखकर किया गया था कि जिन दिनों में पंजाब में या ऐसे कृषि प्रधान राज्यों में कार्य ज्यादा होता है कृषि में, उन दिनों में मजदूर नहीं मिलते हैं, कटाई का सीजन हो, बुआई का सीजन हो। ऐसे देख सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। हालांकि मान सरकार ने यू टर्न जरूर ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, और ये खबर है उत्तर प्रदेश से। लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। संजय लंबे समय से कई गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर तस्वीरों और खास तथ्यों पर डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से है ये बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इनामी शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपके साथ हम कर रहे हैं साझा। 1 लाख इनामी बदमाश था ये, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी पुलिस कार्रवाई करते हुए लखनऊ पुलिस ने इस इनामी बदमाश को ढेर किया है, मार गिराया संजय उर्फ संजीव को, जो कि मुठभेड़ में घायल हुआ था। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि लंबे समय से ये जो आरोपी है, ये बदमाश है, ये फरार चल रहा था। लंबे समय से इसकी पड़ताल की जा रही थी और संजीव कई गंभीर मामलों में वांछित था, इसे खोजा जा रहा था। इनामी बदमाश था, पीजीआई हत्याकांड का मुख्य शूटर भी था। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि इसे एनकाउंटर में अब ढेर कर दिया गया है। हालांकि इसे अस्पताल ले जाया गया और उस दौरान डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित किया। संजय की अब पूरी क्राइम कुंडली एक बार आपको बता देते हैं कि कितना कुख्यात और ये इनामी अपराधी है। 1 लाख का घोषित था इसके ऊपर इनाम, और आपको बता दें कि कुख्यात होने के साथ साथ इनामी अपराधी है और 1 लाख रुपए का इस पर इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से ये फरार चल रहा था, इसकी तलाश की जा रही थी। बिल्डर संदीप हत्याकांड का ये मुख्य शूटर रहा और अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या जैसे कई ऐसे इलाके जहां पर इस पर हत्या के आरोप थे। कई सनसनीखेज वारदातों को ये अंजाम दे चुका है और बताया जा रहा है कि हत्या के अलावा कई जघन्य अपराध में इसका नाम दर्ज था, तो कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रह चुका है। इसके अलावा हत्या समेत कई जघन्य अपराध में संजय का नाम दर्ज था। अब किस गैंग से जुड़े थे इसके तार, ये भी आपको एक बार विस्तार के साथ बता देते हैं। दिलीप वर्मा गैंग से इसके तार जुड़े हुए थे। खान मुबारक गैंग से भी ये सीधे सीधे संबंध रखता था अपराधी। गैंग के साथ मिलकर कई हत्याएं की है। आयुक्त ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था।
एएसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चला और पुलिस टीम ने मुठभेड़ की और मुठभेड़ के दौरान इसे गोली लगी और उसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया घायल अवस्था में। हालांकि वहां पर इसकी मौत हो गई। और भी इसी खबर से ताजा अपडेट ले लेते हैं। जुड़ा हुआ विकास सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए। विकास, एक कुख्यात अपराधी की मौत होना, लेकिन एनकाउंटर में उसका मारा जाना और साथ ही साथ ये बड़ा संदेश भी कि इस तरह के जो अपराधी हैं, जो गैंग से नाता रखते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ उसका हश्र यही होगा। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नीति तय की थी अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उसी का नतीजा है कि जो कुख्यात अपराधी हैं लगातार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी ही कार्रवाई आज लखनऊ में की गई। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के पास संजीव को पता चला एसटीएफ को कि वो वहाँ पर है, मौजूदगी उसकी हो सकती है। एसटीएफ ने जब उसको रोका तो रोकने के बाद जब वो घिर गया तो उसने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में संजीव मारा गया। और सबसे बड़ी बात है, संजीव के पास से कार्बाइन बरामद हुई है। यह वही संजीव है जिसने मई में संदीप सिंह के ऊपर गोली दागकर सनसनी फैला दी थी। इतना बड़ा हत्याकांड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। और इसके साथ ही लगभग इसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के प्रयास और लूट के संबंधित हो। खान मुबारक गैंग और दिलीप वर्मा गैंग से इसका संबंध, सीधा संबंध है। अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, इन जगहों पर इसका खौफ था। और ये जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में इसने प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में गोली चलाई थी, वह वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। और उसके बाद एसटीएफ लगातार इसकी तलाश कर रही थी और कल ये एसटीएफ के रडार पे आ गया। और आज सुबह इसको पकड़ने की जब कोशिश की गई तो इसने एसटीएफ पर गोली चलाई और इसके बाद धराशायी हो गया ये एसटीएफ की गोली से। इसको इलाज के लिए जब ले जाया गया राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे प्रकरण में कि लगातार यूपी पुलिस हो या यूपी एसटीएफ हो या एटीएस हो, अगर कोई अपराध कर रहा है, संगीन अपराध कर रहा है, तो कोई रियायत नहीं होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी, धरपकड़ उसकी की जाएगी। ऐसा ही एसटीएफ लगातार इसके लिए लगी हुई थी पिछले लगभग 1 माह से। और आखिरकार एसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली है। और ये दुर्दांत अपराधी, खूंखार अपराधी, जिसने कार्बाइन से एसटीएफ के ऊपर भी हमला किया था, 1 लाख का इनामी बदमाश था, यह मुठभेड़ में धराशायी हुआ है। जी विकास, ये मारा गया मुठभेड़ में भले ही एक अपराधी हो, लेकिन इसके माध्यम से एक संदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ा दिया है कि जो भी लोग इस तरह की गैंग से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। और अगर वो भी इस तरह के अपराध में संलिप्तता रखते हैं तो जल्द ही वो भी पुलिस की जद में होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश में जब से 2017 के बाद सरकार बनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, सबसे बड़ी जो चोट पहुंचाई है वो संगठित अपराध पर की गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। और लगभग बड़े नाम उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गए हैं। जो भी गैंग से जुड़े हैं, ऐसी घटनाएं संगीन कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे उसकी स्पेशल यूनिट एसटीएफ हो। ये दोनों लगातार अपराध के खिलाफ बड़े कदम उठा रहे हैं। और हमने देखा था पिछले सप्ताह भी एसटीएफ ने मुठभेड़ में सहारनपुर में एक बदमाश को, 1.5 लाख के बदमाश को मार गिराया था। और आज इसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था जब राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में खुलेआम इसने गोली चलाई थी प्रॉपर्टी डीलर संदीप के ऊपर। उस दिन से इसकी तलाश थी और आखिरकार एसटीएफ को सफलता मिली। एसटीएफ ने इसे घेरा, इसने एसटीएफ के ऊपर ही फायर की। 1 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने फिर गोली चलाई, उस मुठभेड़ में मारा गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात फीफा विश्व कप की करते हैं, जिसमें हिस्सा ले रहे सबसे छोटे देश केप वर्डे का स्वप्निल अभियान लगातार जारी है। केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला और इसके साथ ही विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया। केप वर्डे ने ग्रुप एच में अपने तीनों मैच ड्रॉ कराकर, जिससे वो स्पेन के बाद दूसरे स्थान पर रहकर आगे बढ़ने में सफल रहा है। इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट लेंगे अपनी संवाददाता से। इससे पहले एक नज़र केप वर्डे के द्वारा रचे गए इतिहास पर डाल लेते हैं।
तो आपको बता रहे हैं कि केप वर्डे के इस इतिहास के बारे में। नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है केप वर्डे, और आपको बताएं कि सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला है, यानी कि शानदार प्रदर्शन केप वर्डे का, और इसके साथ ही इतिहास भी रच दिया है। नॉकआउट राउंड की अगर हम बात करें तो इसमें पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बना है। सऊदी अरब के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ, और इसके साथ साथ ग्रुप एच में अपने तीनों मैचों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रुप एच में स्पेन के बाद दूसरे स्थान पर रहा है केप वर्डे, और राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे का सामना अब चैंपियन अर्जेंटीना से होने वाला है। फीफा विश्व कप में केप वर्डे का जो स्वप्निल अभियान है वो लगातार जारी है। पहले मैच की अगर हम बात करें तो 2010 के चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया टीम ने, और इसके अलावा पहले मैच 2010 के बाद अगर हम जिक्र करें तो गोलकीपर वोजिन्हा रातों रात बन गए थे स्टार। जी हाँ, उनका भी बहुत जिक्र हुआ इस बार फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, जिस तरह ने उन्होंने शानदार प्रदर्शन। वोजिन्हा वो तो रातों रात स्टार बन ही गए थे। जब शुरुआत हुई थी विश्व कप की स्पेन के खिलाफ, उस मैच से पहले वोजिन्हा के जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो 50,000 के करीब थे, और अब अगर देखें तो उनके जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं 17 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जो जनसंख्या है केप वर्डे की वो 6,50,000 के करीब है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर वोजिन्हा के वो 1,70,00,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो दिखाता है कि किस तरह से फुटबॉल विश्व कप में हीरो बनकर उभरा है केप वर्डे, किस तरह हीरो बनकर उभरे हैं उनके 40 साल के गोलकीपर वोजिन्हा। क्योंकि सब यही बात कर रहे थे कि फुटबॉल विश्व कप में कौन सी टीम फेवरेट है, कौन इस बार विश्व चैंपियन बन सकता है। लेकिन ये जो विश्व कप है ये सिर्फ खिताब जीतने या विश्व चैंपियन बनने की बात नहीं है। यहाँ पर आप किस तरह से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। हर टीम एक अलग लक्ष्य लेकर आती है इस विश्व कप में। केप वर्डे की ही बात क्यों ना कर ले, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो स्पेन जैसी टीम को गोल रहित ड्रॉ पर रोक लेंगे। शायद सोचा नहीं होगा कि जिस ग्रुप में स्पेन और उरुग्वे है उस ग्रुप से दूसरे स्थान पर रहते हुए केप वर्डे अगले दौर में जाएगी। और कल के मैच की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत ही वो रोचक पल था। जब मैच खत्म हुआ तो भले ही कल केप वर्डे ने ड्रॉ खेल लिया था, लेकिन वो अगले राउंड में जाएंगे या नहीं वो इस बात पर निर्भर करता था कि स्पेन और उरुग्वे के मैच में क्या होता है। वो चाहते थे कि स्पेन उरुग्वे को हरा दे, और जैसे ही स्पेन ने उरुग्वे को हराया, अपना मैच खत्म होने के बाद केप वर्डे के सभी खिलाड़ी मोबाइल फ़ोन पर स्पेन और उरुग्वे का मैच देखते हुए नजर आए। और जैसे ही स्पेन ने उरुग्वे को हराया, जी बिल्कुल सुचित्रा, रोमांचक मोड़ पर था ये मैच, और इसीलिए केप वर्डे जो है एक इतिहास रचते हुए भी नजर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।